हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष हब पे। साथियों, आज का इस क्लास में क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग पूरा इसका चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग साथियों इसका लेखक परिचय पढ़ चुके हैं, जिसका नाम क्या था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथियों, इस चैप्टर के लेखक थे जिन्होंने ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिखा था। आप लोगों ने साथियों लेखक परिचय वाला क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है क्लास का साथियों, वहां से जाके आप लोग पहले लेखक परिचय इसका पढ़ लें, उसके बाद ये क्लास देख ले तो आपको क्लास को समझने में बहुत ज्यादा सुविधा होगी। तो चलिए साथियों, आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन का मतलब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है। श्रम विभाजन का मतलब होता है साथियों की बंटवारा करना। क्या होता है? बंटवारा करना। जैसे यहाँ लिखा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी कि जातियों में लोगों को क्या कर दिया है, विभाजन कर दिया, यानी कि बांट दिया है साथियों। इसका अर्थ यही निकलता है कि लोगों को विभिन्न प्रकार के जातियों में हम जैसे लोग जो कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, लोगों को विभिन्न जातियों के रूप में बांट देते हैं साथियों। इसी का इसका अर्थ निकलता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चलिए साथियों, देखते हैं चैप्टर में क्या कहता है। चैप्टर में कहता है कि यह बड़ी विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। मतलब कहने का इसका अर्थ हुआ साथियों कि हम लोगों को बड़ा ही आश्चर्य यानी कि बड़ा ही अफसोस के साथ कहना यह पड़ रहा है कि आज के युग में भी लोग जाति प्रथा को मानते हैं। कोई देखिए, जैसे जाति प्रथा हो गया, कोई यादव है, कोई चमार है, कोई डोम है, इस प्रकार की चीजों को आज के भी लोग क्या करते हैं, मानते हैं। यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, पहले ही लाइन में क्या कहते हैं कि हम लोगों को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि आज भी क्या है कि जाति प्रथा में लोगों को बांट दिया गया है। आगे कहता है साथियों कि इसके पोषण कई आधार पर है। इसका अर्थ है कि समर्थन का एक आधार यह कहना जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिए हैं। कहने का अर्थ हुआ साथियों इसका कि हम लोगों को बड़ा ही आश्चर्य के साथ यह बात कहना पड़ता है कि आज लोग जितने भी प्रकार के लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जाति में तो बांट ही देते हैं लोगों को, लेकिन उनका काम काज जो है बिल्कुल जाति के आधार पर ही होता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग समझें, जैसे मान कर के चमार चमार जाति के जो लोग रहते हैं, ठीक ना, वो क्या करते हैं साथियों, उनको लोग अपने नजर में पहले ही बोल देते हैं कि ये चमार जाति का है, तो ये जूता सिलाई जो चप्पल सीने का यानी काम करता होगा। दूसरा देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल में क्या, जैसे बढ़ई बढ़ई का कार्य क्या होता है साथियों, इसका कार्य होता है कि पलंग हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, यानी कि फर्नीचर वगैरह जो काम वगैरह करता है यही हो गया बढ़ई का कार्य, ठीक है। लेकिन आज के युग में जो मानव हो हैं वो क्या करते हैं, सबको पहले ही जातिवाद में बांट देते हैं कि नहीं ये वो है तो हम लोग इससे बातचीत नहीं करेंगे, इस प्रकार के बारे में बताया जा रहा है। आगे इसमें कहता है साथियों कि श्रम विभाजन निश्चित ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि श्रम विभाजकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं, बल्कि विभाजन वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करा देते हैं, जो कि विश्व के किसी भी
समाज में नहीं पाया जाता है। अब देखिए साथियों, हमारे भारत के बारे में बताया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि हमारे भारत में ऐसा लोगों के प्रति मन में भावना बैठ गया है कि लोग जाति के प्रकार में तो बांट ही देते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, अमीरी गरीबी में भी बांट देते हैं। कोई अगर उसके पास ज्यादा पैसा है तो वो अमीर कहला जाता है, कोई अगर इसके पास कम पैसा है तो क्या करता है, किसी के पास अगर कम पैसा है तो उसे लोग क्या गरीब मानते हैं। हमारे भारत में साथियों इस प्रकार की जो भावना सारे मनुष्य के दिमाग में बैठ गया है। लेकिन देखिए अभी हम लोग का क्या होता है कि अभी बहुत सारे जो वर्ग के जो लोग रहते हैं लेकिन इस प्रकार की भावना नहीं मानते हैं। जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं इस प्रकार की भावना को नहीं मानते, लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं वो इस प्रकार की भावना को ज्यादा मानते हैं। आइए साथियों आगे देखते हैं क्या कहता है। साथियों एक बार क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लेखक परिचय का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, घबराने की कोई बात नहीं। आगे इसमें कहता है साथियों कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भाशय के समय से ही यानी कि गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। अब देखिए साथियों यहाँ से लेकर यहाँ तक में क्या कहा गया है। कहता है कि जाति प्रथा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि व्यक्ति को अपने इच्छा अनुसार कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में दो चीजों का मैं लेकर बताया था। पहला बताया था कि क्या था, बढ़ई का कार्य था, दूसरा क्या था, दूसरा था साथियों चमार का कार्य। चमार का कार्य क्या होता है कि जूता चप्पल जो सीते हैं ये हो गया। बढ़ई का काम होता है टेबल कुर्सी यानी पलंग वगैरह जो बनाते हैं। लेकिन समाज ऐसा निर्धारित कर दिया गया है कि अगर आप बढ़ई के घर में जन्म लेते हैं तो क्या किया है कि आप अगर चाहिएगा कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या फिर बड़ा बड़ा अफसर बने तो आप नहीं बन सकते हैं। आपको जो आपका पिता का कार्य है, जैसे आपका पिता का काम है बढ़ई का, से आपके पिता टेबल कुर्सी बनाते हैं तो आपको भी क्या करना है, यही चीज आपको भी यही काम करना, यानी कि आपके जाति के आधार पर आपका काम को बांट दिया गया है। इससे क्या होता है, व्यक्ति अपना निर्णय नहीं ले सकता है कि नहीं मुझे पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनना है, डॉक्टर बनना है, पुलिस बनना है, इंजीनियर बनना है, ये नहीं कर सकते हैं। जो आपका जाति में काम होगा वही आप कर सकते हैं। और इसमें एक बात और बताया गया है, बोलता है कि जब बच्चा माँ के गर्भ यानी कि गर्भ में ही रहेगा तभी से ही उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। कहने का मतलब हुआ कि साथियों कि अगर गर्भ में बच्चे रहेंगे तो उसको पहले से ही बोल दिया जाता है, उसके माँ बाप तय कर लेते हैं कि मेरा बेटा आगे जो मैं काम कर रहा हूँ मेरा ही बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। जैसे कि बढ़ई का दुकान रहेगा आपका तो क्या बोलेंगे आपके पिता कि यही बिजनेस को मेरा बेटा आगे बढ़ाएगा। अगर आपका मन रहेगा कि हम डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, लेकिन वैसा नहीं होगा, यानी कि आपके मन का यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं है, आपके मन से यहाँ कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। यही जाति प्रथा में मनुष्य जब थे तब ऐसा माना जाता था। आइए आगे के देखते हैं क्या बोला गया है। आगे कहता है साथियों कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखा मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है
क्योंकि उद्योग अंधा की प्रक्रिया यानी कि धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अस्मात यानी कि अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखा मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है जो उसका पैतृक पैसा ना हो, भले ही वह उसमें प्रागंत हो। इस प्रकार इस पेशा की अनुमति की ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं क्या होता है प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। अब देखिए साथियों, यहाँ तक के वाक्य में क्या कहा गया है, एकदम ध्यान से समझिएगा। कहता है साथियों कि देखिए कि जाति प्रथा ऐसा हो गया है कि अगर देखिए आप तो बिजनेस जो आपके पिताजी ने पहले ही आपका तय कर दिया है वो तो आप कर लिए, अगर आपको उसमें अगर मन नहीं लगे तो क्या कीजिएगा, मन नहीं लगे बाय चांस वो बिजनेस अगर नहीं चला आपका बढ़ई वाला काम तो क्या कीजिएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जाति प्रथा में रह के साथियों आपको भूखा ही मरना होगा। इस युग में क्या होता है साथियों कि मनुष्य अपना पेशा बदल भी नहीं सकता है, क्योंकि उसकी जो पेशा है ना वो जातिगत नहीं, जाति बाय जाति आते जा रही है। अगर वो बदलना चाहेगा तो फिर भी नहीं बदल सकता, क्योंकि मान के रखिए कि आप जैसे कि किसी के घर में जन्म लिए, आपके पिताजी बढ़ई पे मैं फिर आ जाता हूँ, ठीक ना, बढ़ई में अगर जन्म लिए तो आप तो कितना 20 साल बढ़ई का कार्य किए, कितना 20 साल बढ़ई का कार्य किए। जब आप ये बढ़ई का कार्य 20 साल कर लिए, मान के रखिए आपको ये काम में मन भी नहीं लग रहा था, आप किसी भी तरीका से घींच तीर करके एकदम कर रहे हैं, गाहकी आ रहा है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, किसी दिन घर में खाना बना, किसी दिन घर में खाना नहीं बना, किसी दिन आप लोग भूखे रह गए, इस प्रकार हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई दूसरा काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वो काम आएगा ही नहीं। आप अगर बढ़ई का काम जानिएगा तो क्या होगा, आपको दूसरा काम आएगा नहीं ना आएगा। यानी कि आपका जो पेशा होता है ना वो पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है, इसके लिए आप क्यों ना आपको भूखा ही मरना पड़े, इसका कोई और रास्ता नहीं है। यही कहता है श्रम विभाजन जाति प्रथा का। लेकिन साथियों यहाँ एक बात को अच्छे से बताया गया कि हिंदू धर्म में हमारे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ क्या होता है, सभी व्यक्ति को अपना पैतृक पेशा बदलने की कोई जरूरत नहीं है। पैतृक पैसा का मतलब होता है कि आपके पिताजी जो कार्य करते हैं आपको वही कार्य करना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं कहा गया है हिंदू में कि आपके पिताजी अगर कोई बिजनेस करते होंगे तो आपको मन नहीं हम बिजनेस नहीं करेंगे, हम जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। साथियों क्लास आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे साथियों देखिए एक एक वाक्य यहाँ पे भी कहा गया है कि जाति प्रथा जो है भारत में एक बेरोजगारी का कारण बन गया है। अब कारण कैसे बना, देखिए क्या होता है कि बढ़ई तो आप लोग बढ़ई जैसे जाति में कोई बेटा अगर कोई भी जन्म लिया तो बढ़ई का कार्य करेगा, अगर वो कार्य नहीं करेगा तो क्या होगा, वो बिजनेस वगैरह कुछ कर नहीं पाएगा तो क्या बेरोजगार ही रह जाएगा। ऐसे क्या होगा, नया नया टेक्नोलॉजी जैसे कि विकसित नहीं हो पाएगा। आज के मॉडल जमाना में से एआई, तो एआई तो पहले था नहीं साथियों, अभी अभी एआई आ गया। अगर बाय चांस जातिवादी ही रहता तो क्या होता कि कोई अगर विभिन्न प्रकार का जाति रहता तो सब अपना अपना जाति में जो काम किया जाता है वही वही करते, कोई एआई तो करता नहीं काम, यानी कोई एआई रोबोट टेक्नोलॉजी बनाता नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसा आदमी है नहीं जो कि जिसका जाति एआई हो। क्या जाति एआई होता है, नहीं होता है एआई जाति। इसलिए क्या होता है कि अगर जाति में हम लोग बंद कर रह जाएंगे ना तो कोई भी काम जो है ना नहीं कर पाएंगे, ना ही आज एआई होता, ना ही लोग हेलीकॉप्टर में क्या करते सफर करते, ना ही आज के साइंटिस्ट लोग चांद पर अपना घर बनाने का ख्वाब देखते, मंगल पे घर बनाने का ख्वाब देखते, ऐसा वैसा कोई कार्य नहीं हम लोग को देखने के लिए मिलता। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे इसमें कहता है साथियों कि इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति
प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी कि यह है कि बहुत से लोग निर्भरता कार्य को और रुचि के साथ केवल विवशता बस करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का ना दिल लगता हो ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्वादित रूप से सिद्ध हो जाता है कि अर्थात पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मा शक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों के जड़ का निष्क्रिय बना देती है। अब देखिए साथियों क्या कहता है। आपका कोई काम जैसे कि बढ़ई में तो आपको मन नहीं लगेगा, तो आपके पिताजी जबरदस्ती बोलेंगे नहीं तुम ये काम करो तो करो, तो क्या होगा, आप बढ़ई का काम करने जाइएगा तो आपका दिल ना दिल लगेगा ना दिमाग लगेगा, क्योंकि काम वही अच्छा कर सकते हैं आप लोग जिसमें आपका पूरा मन हो और आपका पूरा दिमाग लगे। पर न अगर काम कोई कीजिएगा अगर दिल और दिमाग नहीं लगेगा तो क्या होगा, वो काम आपसे होगा ही नहीं। काम करने की वजह क्या कीजिएगा, उसमें गड़बड़ ही कर दीजिएगा। ऐसा ही क्या होगा, अगर आपको बढ़ई का काम करने में नहीं मन लगेगा तो क्या कीजिएगा, काम तो होगा कुछ नहीं। जोड़ने का कुर्सी में 4 पौआ तो जोड़ दीजिएगा 8 पौआ, तो ऐसे काम तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए यही बात कहा गया है इसमें कि आपका जिसमें आपका दिल और दिमाग लगता हो वही कार्य कीजिए। साथियों, इसको हम लोग एक अच्छा से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान के रखिए कि आपको खाना बनाना नहीं आता है, आपको बोलेगा कोई रोटी बनाने बोलेगा, ठीक है, बोलेगा जाओ 4 गो रोटी बना के लाओ। तो आप तो जानते हैं कि रोटी कैसे बनता है, पूर्ण तरीका से नहीं, पूरा तो नहीं जानते हैं, इतना जानते हैं कि हाँ आटा होता है, पानी डालता है, उसके बाद फिर उसको लोइया करके सान के सेक देता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, आपको प्रॉपर तो पता नहीं है कि उसमें कितना पानी लगेगा। क्या कीजिएगा, आटा लीजिएगा, डालने का पानी थोड़ा सा तो डाल दीजिएगा आप 3-4 लोटा, तो क्या होगा, आटा पूरा गीला हो जाएगा। क्या होगा, आपको पता भी नहीं था, लेकिन आपको काम में मन भी नहीं लग रहा है। अगर आपको वो काम में मन लगता तो आप क्या करते, पहले पूछ लेते कि हाँ कि रोटी किस प्रकार बनता है। पहले आटा लिया जाता है, उसके बाद उसमें नियम के अनुसार यानी जितना उसमें पानी लगे उतना पानी लगाया जाता है, फिर उसको गोल गोल निशाना जाता है, उसके बाद फिर उसको रोटी बनाया जाता है। इस प्रकार जिस काम में आपका दिल नहीं लगे वो काम आप बिल्कुल ना कीजिए। अगर काम कीजिएगा तो क्या होगा, गड़बड़ ही हो जाएगा पूरा। चलिए अब आगे देखते हैं साथियों, आगे इसमें क्या कहता है। आगे कहता है कि मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम लोग से पूछते हैं, यानी कि हम लोग भी प्रश्न कर सकते हैं, वो भी करते हैं, ठीक है। तो वो पूछते हैं तो उनका उत्तर क्या होगा। ये प्रश्न कैसा है, ये प्रश्न हम लोग से वो बोल रहे हैं कि अगर मैं फिर से मैं पढ़ देता हूँ, ठीक ना साथियों, घबराने की कोई बात नहीं है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श जाति क्या है। अब देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम लोग से प्रश्न करते हैं कि वो तो जातिवाद के खिलाफ है, लेकिन आप लोग ये प्रश्न करेंगे कि जातिवाद के खिलाफ है तो मैं जातियों के विरुद्ध हूं, तो फिर मेरी आदर्श समाज क्या है। तो उनका उत्तर होगा कि मेरा
आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित है। यह ठीक नहीं है कि भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को भी क्या आपत्ति हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी शक्ति, इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति क्या हो, कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं बल्कि लोकतंत्र मूल्यता समाज क्या होता है, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इससे यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। अब देखिए क्या कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कहते हैं कि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ, लेकिन मैं फिर भी आदर्श समाज का दृष्टि करना चाहता हूँ। अब कैसे होगा देखते हैं। बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए, जैसे देखिए, स्वतंत्रता हो, समानता हो, भ्रातृत्व, यानी कि हम लोग को जीने का आज़ादी हो, सभी लोग एक समान क्या हो, यानी सभी एक जैसा हो, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, सब एक समान लोग हो। और भ्रातृत्व, भ्रातृत्व का अर्थ होता है भाईचारा, यानी सब एक जैसा मिलजुल कर भाईचारे के जैसा होना चाहिए समाज। जैसे कि दूध अगर पानी को मिला दिया जाए तो क्या होगा, भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। ये चीज पॉइंट याद रखिएगा साथियों कि हम लोग का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कैसा हम लोग को रहने के लिए, यानी वास्तविक रूप क्या है उनके अनुसार, तो उनके अनुसार वास्तविक रूप है दूध पानी के मिश्रण के जैसा, यानी कि पूरा ऐसा होना चाहिए अगर दूध और पानी को मिला दे तो कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर पाए। ऐसा हम लोग को आदर्श समाज में व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। यही बात यहाँ तक कहा गया है साथियों। तो देखिए साथियों, चैप्टर क्या होता है, चैप्टर यहाँ का पूरा समाप्त होता है साथियों। हम लोगों ने आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है साथियों। क्या क्या कंप्लीट किया है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या पढ़े थे हम लोग, सबसे पहले साथियों पढ़े थे हम लोग लेखक परिचय, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन की कथा के बारे में पढ़े थे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है साथियों। और आज हम लोग क्या पढ़े, आज हम लोग इसका श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है वो कंप्लीट कर लिए, यानी कि हम लोग 2 चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है। 2 चीज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया साथियों। अब देखिए हम लोग अपने अगले क्लास जो हम लोग का होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो बोध और अभ्यास का जो प्रश्न दिया है ना साथियों, देखिए मैं दिखाता हूँ, ये प्रश्न उत्तर करेंगे। ये जो प्रश्न उत्तर पूरा दिया गया है साथियों, ये मैं आप लोग को करवाऊंगा। अगर आप लोग चाहिएगा तो आप लोग स्वयं से ये प्रश्न अपने से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं कहानी तो आपको पढ़ा दिया, आप स्वयं से भी कर सकते हैं। नहीं तो मैं अपना अगला क्लास लाऊंगा तो इसका जितना भी प्रश्न उत्तर है सारा प्रश्न उत्तर मैं साथियों मैं करवा दूंगा। देखिए कितना तक है, 4 तक है। उसके बाद क्या हम लोग कंप्लीट करेंगे साथियों, उसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। देखिए मैं आपको एक बार ऑब्जेक्टिव में किसका लेकर के आऊंगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं क्या करूंगा, लेखक परिचय और ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो दिया गया है दोनों का मैं ऑब्जेक्टिव एक ही क्लास में ले आऊंगा। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि दोनों का एक ही क्लास में ऑब्जेक्टिव लाना है तो मैं ले आऊंगा, अगर अलग अलग क्लास में ऑब्जेक्टिव लाना है तो मैं अलग अलग क्लास ले आऊंगा। यानी कि कितना क्लास हम लोग का हो गया साथियों, पहला लेखक परिचय, दूसरा हम लोग इसका पाठ करेंगे, तीसरा हम लोग अभ्यास का पूरा प्रश्न करेंगे, चौथा क्या करेंगे, चौथा क्लास होगा साथियों लेखक परिचय
और प्लस पार्ट जो हम लोग किए थे उसका ऑब्जेक्टिव होगा। क्या होगा? उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट करेंगे साथियों। यानी कि एक क्लास को हम लोग कितना 4 भाग में, एक चैप्टर को हम लोग 4 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो साथियों आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में इसका अभ्यास का प्रश्न के साथ। किसका? अभ्यास का प्रश्न के साथ मिलते हैं साथियों। क्लास को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथियों एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। और आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, क्लास आज का खत्म, मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में।